नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन का 9वां अध्याय लघु व्यवसाय व उद्यमिता शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम भारतीय व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दो मदों की बात करेंगे, लघु व्यवसाय व उद्यमिता। हम देखेंगे कि ये कैसे भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है व इसलिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश में क्या कदम उठाए जाते हैं। आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें लघु व्यवसाय की, तो जैसा कि इसका नाम व्यक्त कर रहा है, लघु व्यवसाय अर्थात छोटे आकार के व्यवसाय। भारत जैसे देश में हम अपने आसपास चारों तरफ ऐसे कई व्यवसाय देखते हैं, चाहे वो दुकानों के रूप में हो या छोटी फैक्ट्रियों आदि के रूप में हो, जहां लोग छोटे छोटे व्यवसायों या उद्यमों में कार्यरत हैं। भारत में ऐसे व्यवसायों या उद्यमों की संख्या बहुत बड़ी है। इनमें भारत के बहुत से लोग रोजगार प्राप्त करते हैं व यह भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु व्यवसायों के बारे में और समझने के लिए या उनकी गहराइयों में जाने से पहले यह जरूरी है कि हम यह देख लें कि लघु व्यवसाय हम किन्हें कहते हैं, किस प्रकार हमारे देश में लघु व्यवसायों को वर्गीकृत किया जाता है। तो यदि हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो भारत में लघु व्यवसायों को पहले तो उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है, निर्माण व सेवा क्षेत्र। यानी जो व्यवसाय वस्तुओं के निर्माण में है उन्हें निर्माण क्षेत्र के अंदर वर्गीकृत किया गया है, व जो उद्यम या व्यवसाय सेवा प्रदान करते हैं उन्हें अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यदि हम निर्माण क्षेत्र की बात करें तो इनमें ऐसे उद्यम जिनके उद्यम के अंदर इनकी मशीनरी या संयंत्रों में 25 लाख रुपए तक का निवेश हो, ऐसे उद्यमों को हम सूक्ष्म उपक्रम कहते हैं। यानी जहां 25 लाख रुपए से कम का निवेश होगा वो सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटे उपक्रम कहलाएंगे। जिन व्यवसायों में 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम का निवेश होगा उन्हें लघु उपक्रम कहेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हम जब निवेश की बात करते हैं तो हम व्यवसाय में उपयोग होने वाली मशीनरी आदि में निवेश की बात करते हैं। तो यदि निवेश 25 लाख रुपए तक का है तो वह सूक्ष्म उपक्रम होगा। यदि निवेश 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो वो लघु उपक्रम होगा। वह यदि निवेश 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है तो यह मध्यम उपक्रम कहलाएगा। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तीन प्रकार से निर्माण क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायों को लघु व्यवसायों के श्रेणियों में डाला जाता है। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में जिन उपक्रमों में 10 लाख रुपए तक का निवेश हो उन्हें सूक्ष्म, जिनमें 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश हो उन्हें लघु, व जिनमें 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश हो उन्हें मध्यम उपक्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार निर्माण व सेवा दो अलग गतिविधियों के अनुसार लघु व्यवसायों के अंदर भी तीन श्रेणियां हैं, दोनों के अंदर सूक्ष्म, लघु व मध्यम। सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे आकार के व्यवसाय, लघु उनसे थोड़े बड़े लेकिन फिर भी छोटे उपक्रम, व लघु से बड़े उपक्रम होते हैं मध्यम आकार के उपक्रम। जो इनसे बड़े हैं वो फिर लघु उद्योग या लघु व्यवसाय में नहीं आते। अब भारत जैसे देश में लघु व्यवसायों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हम अपने चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे व्यवसाय, काम धंधे, उद्योग देखते हैं। अब आइए इनकी बात करें कि किस प्रकार ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहली और एक तरह से चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश की कुल औद्योगिक इकाइयों का करीब 95% लघु व्यवसाय में आता है। ये बहुत ही हैरानी की लेकिन एक आम बात है। हम देखते ही हैं कि हमारे आसपास ज्यादातर छोटे व्यवसाय हैं, क्योंकि भारत अभी एक विकासशील देश है। यहाँ छोटे व्यवसाय, छोटे आकार के व्यवसाय ज्यादा हैं। कितने ज्यादा? कुल उद्योगों का 95 यानी 95%। दूसरी बात यह है कि लघु उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद मानव संसाधनों के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं। यानी अगर हम देश में खेती बाड़ी को छोड़ दें, कृषि को छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पर कार्यरत हैं? लघु उद्योगों में। यानी कि ये हमारे देश में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। इनका एक कारण यह भी है
कि लघु उद्योग अधिकतर श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो मशीनों का या तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वो श्रम के ऊपर ज़्यादा आश्रित होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों को काम देते हैं। इनके महत्व में यदि हम तीसरे बिंदु की बात करें तो वह बिंदु यह है कि ये व्यवसाय हमारे देश में एक बड़ी संख्या में तरह तरह के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों से लेकर हौजरी का सामान, स्टेशनरी का सामान, साबुन, डिटर्जेंट, घरेलू बर्तन, चमड़े के सामान, प्लास्टिक, रबड़, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ज़रूरत का सामान हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा क्योंकि इन छोटे व्यवसायों को बिना किसी अधिक स्थानीय बाधा के दूर दूर तक फैलाया जा सकता है, इन्हें लगाने या स्थापित करने के लिए बहुत बड़े स्थान या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, तो ये दूर दूर तक फैले हैं। इस कारण ये हमारे देश में छोटे छोटे क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पे बड़े उद्योग नहीं लग सकते, वहां उद्योगों को पहुंचाने के लिए लघु उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लघु उद्योग देश में उद्यमिता का विकास भी करते हैं। उद्यमिता को हम इस अध्याय में आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि उद्यमिता का अर्थ है किसी व्यवसाय को शुरू करना, उसके लिए काम करना, उसको खड़ा करना। लघु उद्योगों के सहारे बहुत सारे लोग देश में अपनी उद्यमिता की कुशलता को या कौशल को दिखा सकते हैं। वो अपने अंदर की उस प्रतिभा को दिखाते हैं और निखारते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिसके जरिए वो व्यवसाय चला सकते हैं। वो अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि क्योंकि लघु व्यवसाय छोटे आकार के होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं होते, इस कारण कई लोगों से सलाह लिए बिना ही कम समय में यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि लघु व्यवसायों में निर्णय जल्दी लेने के कारण इनकी कार्यविधि थोड़ी ज़्यादा तेज होती है बड़े आकार के संगठनों के मुकाबले। तो हमने देखा कि भारत में लघु व्यवसाय कितने महत्वपूर्ण हैं रोजगार की दृष्टि से और औद्योगिकरण की दृष्टि से भी, यहाँ तक कि संतुलित विकास की दृष्टि। लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बाद भी हमारे देश में लघु व्यवसायों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इनमें से यदि मैं कुछ समस्याओं की बात करूं तो सबसे पहली समस्या इनके सामने आती है वित्त की, यानी पैसे की समस्या। छोटे व्यवसाय व छोटे व्यवसायी होने के कारण कई बार इनके पास पैसों की कमी पाई जाती है, वित्त की कमी पाई जाती है। वह इन्हें सही समय पर कहीं से वित्त या ऋण आदि भी नहीं मिलता। इस कारण इनके व्यवसाय में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जो अगली बाधा है, समस्या है, वो भी कहीं ना कहीं वित्त से जुड़ी हुई है। वो समस्या है कच्चे माल की समस्या। पैसे की कमी तो है ही, इसके अलावा क्योंकि ये छोटे आकार के व्यवसाय होते हैं तो ये बड़े बड़े आपूर्तिकर्ताओं यानी सप्लायर जो हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाते, अपनी बात को बहुत ज़्यादा रख नहीं पाते। इस कारण इन्हें अच्छी मात्रा व अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल भी प्राप्त उतनी आसानी से नहीं हो पाता। तीसरी समस्या है प्रबंधन के कौशल की समस्या। क्योंकि ज़्यादातर छोटे व्यवसायी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित या शिक्षित भी कई बार नहीं होते, तो उन्हें प्रबंधन की जो बारीकियां हैं वो इतने अच्छे से नहीं आती। प्रबंधन करने के कौशल को वो उतना अच्छा विकसित नहीं कर पाते अपने अंदर, और इसका खामियाजा, इसकी कमी कहीं ना कहीं व्यवसाय को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित नहीं रह पाता। इसी प्रकार छोटे व्यवसाय होने व धन की कमी होने के कारण ऐसे व्यवसाय कई बार बहुत अच्छे श्रमिकों को नहीं रख पाते, इसलिए इनके पास श्रम की कमी भी पाई जाती है। इसी प्रकार विपणन की भी समस्या है। विपणन यानी मार्केटिंग, यानी अपने सामान को, अपने उत्पाद को दूर दूर तक पहुंचाना, लोगों को उसके बारे में अवगत कराना, उसके गुणों को बताना। इन सब में जो पैसा लगता है वो पैसा भी इनके पास नहीं होता, जिसके कारण इनके पास विपणन सुविधाओं की समस्या भी रहती है। इसी तरह प्रौद्योगिकी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके पास सामान्यतः तकनीक की कमी पाई जाती है। अच्छी मशीनें, अच्छे प्रौद्योगिकी, अच्छी तकनीक को प्राप्त करने के लिए जो पैसा या जो पहुंच चाहिए होती है वो इनके पास ना होने के कारण ये सामान्यतः पुरानी व अप्रचलित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ही करते हैं। वह इन सब की वजह से अंत में पिछले कुछ समय में जो इन
उद्योगों को समस्या उठानी पड़ रही है वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा की समस्या। एक तरफ तो इनकी खुद की समस्याएं, दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में जो वैश्वीकरण हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां हर क्षेत्र में आ गई हैं, एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ गई हैं, ऐसी बड़ी कंपनियों, बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग खुद को खड़े कर पाना, टिक पाना, उनका सामना कर पाना आसान नहीं पाते। इस कारण उन्हें कई बार अपने उद्योगों को बंद करके जाना पड़ता है। कई उद्योग प्रतिस्पर्धा के सामने खड़े ना होने के कारण ही बंद हो जाते हैं। वो जो चलते भी हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के कारण उतना लाभ नहीं कमा पाते, जो इनके लिए और समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि पहले से ही इनके पास वित्त की कमी होती है। लाभ कम होने के कारण और ज्यादा समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं लघु व्यवसायों के विकास में, वृद्धि में हमारे देश में परेशानियां खड़ी करती हैं। इसीलिए समय समय पर भारत सरकारें, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो, चाहे वो राज्य स्तर की सरकारें हों, वो अपने अपने स्तर पर लघु व्यवसायों को संभाल कर रखने, उन्हें आगे बढ़ाने, उन्हें विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम, कई संस्थाओं या कई योजनाओं को शुरू करते हैं। अब हम ऐसे ही कुछ संस्थाओं या कार्यक्रमों की बात करेंगे जो लघु व्यवसायों को सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम हमारे देश में आता है नाबार्ड का। नाबार्ड को हम अंग्रेजी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड हालांकि भारत में कृषि क्षेत्र में उसके विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, लेकिन नाबार्ड केवल कृषि ही नहीं बल्कि समूचे ग्रामीण विकास पर भी काम करता है। इसे सन 1982 में स्थापित किया गया था और यह कृषि के अलावा ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं पर भी काम करता है और उन्हीं में आ जाते हैं लघु उद्योग। ये लघु उद्योगों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारों, ऐसे छोटे उद्योगों या कारीगरों को अपने पैरों पर खड़ा होने व प्रतिस्पर्धा से सामना करने के योग्य बनाते हैं। इन्हें सलाह प्रदान करते हैं, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, इन्हें आधुनिक तकनीक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। वह समय समय पर तरह तरह के प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम के जरिए इन उद्योगों या इन उद्यमियों को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नाबार्ड के अलावा भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC भी एक बड़ी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर लघु व्यावसायिक इकाइयों की समृद्धि को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान निभाते हैं। इन्हें सन 1995 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्यों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कार्य आता है कि ये लघु उद्योगों को आसान किराया शर्तों या क्रय शर्तों पर स्वदेशी व आयातित मशीनों की आपूर्ति कराते हैं। ना केवल देश में बनी मशीनें बल्कि विदेशों से बनी मशीनों को आयात करने में, कम दरों पर, कम किराए पर उन्हें प्राप्त करने में ये छोटे उद्योगों की सहायता करते हैं। इसी तरह कच्चे माल की भी जब बात आती है तो स्वदेशी व आयातित कच्चे माल की आपूर्ति जो कई बार छोटे उद्योगों की पहुंच से दूर होते हैं, पैसे व पहुंच की कमी के कारण, उसमें NSIC इनकी सहायता करता है। ये लघु व्यवसाय के इकाइयों के उत्पादों के निर्यात में भी सहायता करते हैं। इन सब के अलावा ये व्यवसायों को सलाह या परामर्श देने का भी काम करते हैं। NSIC एक बहुत ही जरूरी भूमिका हमारे देश में अपने स्थापना के बाद से ही निभाते आए हैं। छोटे उद्योगों को इनसे बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। जिस प्रकार NSIC राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, उसी प्रकार जिला स्तर पर DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यानी कि जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं, जो जिला स्तर पर वही काम करते हैं लगभग जो NSIC करते हैं। इनकी स्थापना या इनकी शुरुआत 1 मई 1978 को की गई थी। इन्हें जिला स्तर पर औद्योगिकरण की समस्याओं को सुलझाने या देखने के लिए बनाया गया। ये उपयुक्त योजनाओं की पहचान करना, उद्योगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, साख हेतु व्यवस्था करना, मशीनें व उपकरण दिलाना, कच्चे माल का प्रावधान करवाना, ऐसे कई सेवाओं के साथ जिला स्तर पर लघु उद्योगों के लिए एक बड़ा सहयोग स्तंभ बने हुए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिला उद्यमियों के विकास के लिए RWED बनाया गया है, यानी ग्रामीण व महिला उद्यमिता विकास। इनका उद्देश्य है कि एक सहायक व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा दिया जाए तथा संस्थागत व मानवीय
संसाधनों का निर्माण किया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व समूचे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के पहलुओं को बढ़ावा दे, महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो भी उद्यमी बने, उनको प्रशिक्षण दे, उनके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करे, उन्हें तरह तरह की सहायता दे ताकि महिलाएं भी उद्यमी बन सके। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे देश में है स्फूर्ति के नाम से। इसका पूरा नाम है परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना। इस कार्यक्रम के अंदर परंपरागत उद्योगों को और ज्यादा उपयोगी व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तथा उनके समूचे या संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में इसे आरंभ किया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। देश के विभिन्न भागों में जो परंपरागत उद्योग हैं, यानी ऐसे उद्योग जो हमारे देश में बहुत पुराने समय से हैं, जो छोटे स्तर पर चल रहे हैं, इन उद्योगों के समूह विकसित किए जाएं। फिर इन्हें प्रतिस्पर्धी, लाभप्रद व संपोषणीय बनाने हेतु तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे कौशल निर्माण कार्यक्रम, इनकी प्रौद्योगिकी को सुधारा जाए, इन्हें अच्छी प्रौद्योगिकी दी जाए, सार्वजनिक निजी भागीदारी को विकसित किया जाए कि इन उद्योगों में भी सरकार के साथ मिलकर निजी क्षेत्र काम करे, बाजार से संबंधित सूचनाएं प्रदान की या विकसित की जाएं तथा इन उद्योगों में रोजगार अवसरों का निर्माण किया जाए। ऐसे कई कदम उठाकर इस कार्यक्रम के अंदर भारत के परंपरागत उद्योगों को खत्म होने से न केवल बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हमारे देश में लघु उद्योगों को न केवल महत्वपूर्ण समझा जाता है, बल्कि उसके लिए समय समय पर कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि जो समस्याएं हमने इनकी देखी, उन समस्याओं का निपटारा करने में इनकी हम सहायता कर सकें, ताकि इनमें जो बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग जो लगे हुए हैं वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। अब आइए अध्याय में आगे बढ़ते हैं और लघु उद्योगों के ही एक बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं। जब भी कोई लघु उद्योग शुरू होता है, या यूं कह लें कि जब भी कोई नया उद्योग शुरू होता है, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत में एक छोटे स्तर का होता है, जिनकी हमने अभी विस्तार में बात की, लघु उद्योग। अब सवाल यह है कि जो लोग ऐसे उद्योग शुरू करते हैं, चाहे वो थोड़े बड़े स्तर के ही क्यों ना हो या लघु स्तर के क्यों ना हो, जो लोग ऐसे उद्योग शुरू करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषकर नए प्रकार के उत्पादों को लेकर आने वाले लोग, नई सेवाओं के साथ उद्योग शुरू करने वाले लोग, ऐसे लोग कहलाते हैं उद्यमी। और इनके द्वारा नए व्यवसाय शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उद्यमिता। वह इनके द्वारा शुरू किए गए जो उद्यम है वो कहलाते हैं उद्यम। तो ऐसे उद्यमियों की अगर हम बात करें, या इस प्रक्रिया की यदि हम बात करें जिसके द्वारा एक व्यवसाय शुरू किया जाता है, उस प्रक्रिया को उद्यमिता का नाम दिया गया है। अब यह प्रक्रिया इतनी आसान तो है नहीं। हमें पता है कि अपना व्यवसाय शुरू करना एक जोखिम भरा व बहुत मेहनत वाला काम है। जो व्यक्ति इतनी मेहनत करके, सोच विचार करके, जोखिम उठाकर एक उद्यम शुरू करे, वो उद्यमी कहलाते हैं। उद्यम किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, खासकर लघु उद्यम जिनकी हमने बात की। पर लघु उद्यमों के अलावा यदि बड़े उद्यम भी खुलते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े व्यवसाय भी खुलते हैं, तो वो भी देश के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि व्यवसाय को शुरू करना, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वह उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। उससे पहले यह बात दिमाग में रख लेना बहुत जरूरी है कि उद्यम किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उद्यम ना केवल उद्यमी को स्वरोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि वो उनमें लगे हुए बहुत से लोगों को रोजगार व पेशा प्रदान करते हैं। आप सबने पढ़ा है कि आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: व्यवसाय, रोजगार व पेशा। तो देखिए व्यवसाय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवसाय के द्वारा ही तो ज्यादातर रोजगार व पेशा उत्पन्न होता है। तो व्यवसाय या स्वरोजगार का जो काम है, उद्यम शुरू करने का जो काम है, वह बहुत जरूरी है, ना केवल उसे शुरू करने वाले उद्यमी के लिए, बल्कि उसमें लगे हुए लोगों के लिए, क्योंकि एक उद्यम या व्यवसाय के साथ कई रोजगार या पेशे जुड़े होते हैं। और हमारे जैसे देश में जहां विकास अभी एक चलती हुई प्रक्रिया है, जहां पे देश विकास अभी कर ही रहा है, ऐसे देश में उद्यमों का बहुत ज्यादा महत्व है और इसलिए उद्यमियों का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर निकल कर आता है। अब ये जो उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता यह होती है कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।
यानी उद्यम सोच विचार कर किया जाने वाला एक काम है। ये बिना सोचे समझे एकदम से नहीं हो सकता। जो भी उद्यमी उद्यम शुरू करते हैं वह बहुत ज्यादा सोच विचार करके, मेहनत करके, योजनाएं बनाकर उद्यम शुरू करते हैं। इसलिए उद्यमिता एक सुव्यवस्थित क्रिया मानी जाती है। दूसरा, यह एक कानूनी या वैध व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए या बिना उद्देश्य के भी हम उद्यम शुरू नहीं कर सकते। उद्यम किसी उद्देश्य के साथ होता है, वह ये कानूनी होना भी जरूरी है। इसके अलावा उद्यमों का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उत्पादन के संसाधनों का संगठन करना। हम जानते हैं कि व्यवसाय या उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए होते हैं, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है: भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम। इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना, उनसे व्यवसाय शुरू करना ही तो उद्यम है ना। तो उद्यम के अंदर या उद्यमिता के अंदर उत्पादन के संसाधनों को इकट्ठा करके उनसे वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना भी शामिल है। इसके अलावा किसी भी व्यवसाय की तरह उद्यमियों या उद्यमिता के अंदर भी जोखिम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी आकार का छोटा या बड़ा व्यवसाय हो। तो जोखिम उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब इसका सबसे जरूरी भाग जो उद्यमिता को एक आम व्यवसाय से अलग बनाता है, वो है नव प्रवर्तन। हम हर व्यवसाय को उद्यम या हर व्यवसायी को उद्यमी नहीं कहते। हम कुछ व्यवसायों को केवल व्यवसाय या व्यवसायी ही कहते हैं, जबकि उद्यम शब्द या उद्यमी शब्द एक बहुत विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। और वहां पर आता है नव प्रवर्तन का फर्क। यानी जो परंपरागत व्यवसाय हैं, जो ऐसे व्यवसाय हैं जो बहुत आम हैं, जिनमें कुछ नयापन ज्यादा नहीं है, हम सामान्यतः उन्हें उद्यम नहीं कहते। वह उनके व्यवसायों को उद्यमी नहीं बल्कि व्यवसायी कहते हैं। उद्यमी कहलाने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ नयापन लाया जाए, किसी नए वस्तु, सेवा या किसी प्रक्रिया की खोज की जाए, या किसी पुरानी चीज या प्रक्रिया को नए तरीके से किया जाए, कुछ अलग किया जाए। अलग करना, अलग प्रकार का व्यवसाय, अलग तरीके से इसको चलाना ही उद्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए नव प्रवर्तन यानी नवीनता, कुछ नई सोच लाना किसी भी उद्यमी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो बच्चों, हमने अभी उद्यमियों या उद्यमों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की है। हमने देखा कि उद्यमी वो व्यक्ति होते हैं जो जोखिम उठाकर किसी नई सोच के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आने वाले भाग में हम भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदमों की बात करेंगे व उद्यमिता से जुड़े हुए 1-2 बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे। आज हमने लघु व्यवसायों के बारे में जाना व उद्यमिता का अर्थ जाना। मैं आशा करता हूं आपको ये सभी बातें समझ आई होंगी। आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।